तो आइए दोस्तों चैप्टर 1 की रिवीजन को अपन और आगे बढ़ाते हैं और अब इस हेडिंग में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ ऑडिट की। मतलब ऑडिट के अंदर क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। डन। ये भी एक कैटेगरी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी। अपन बात कर रहे हैं ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, लेकिन ध्यान रखिए relevant to financial statement, मतलब audit of financial statement should be so organized to cover all aspect relevant to financial statement। MCQ में क्वेश्चन बन जाता है। all aspect of entity आंसर नहीं है, ये हेडिंग इनएप्रोप्रिएट है। मॉड्यूल में कई हेडिंग्स जो दी हैं वो इनएप्रोप्रिएट हेडिंग्स है। तो आपका सही आंसर क्या है? अगर वो पूछे कि क्या ऑडिट के स्कोप में आता है तो सही लाइन क्या है? इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा अगर कोई मैटर है तो वो कवर नहीं करता, है ना। नहीं तो ऑल में लगेगा कि सब कुछ कवर करता है, तो बोले सब कुछ नहीं भाई, ऑल एस्पेक्ट या मैटर्स रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। और क्या आता है सर ऑडिट के अंदर? ऑडिट के अंदर हम ये भी चेक करते हैं कि जिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं है। सर क्या मतलब? अरे यार एक बात बताओ, आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हो, दुनिया भर के अकाउंट्स, लेजर और जर्नल एंट्रीज और प्राइमरी बुक्स, ये वो दुनिया भर का सब बनाते हो आप, उसके आधार पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब सही होंगे? जब जिस इंफॉर्मेशन से, जिस रिकॉर्ड से, जो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती है, वो जब रिलायबल और सफिशिएंट होंगे, वो जब इंफॉर्मेशन सही होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगे, क्योंकि इन्हीं से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया है ना। तो ऑडिटर शुड एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन अदर सोर्स डेटा से आई है, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, तो ऑडिटर को इंश्योर करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है या अदर सोर्स से आई है वो रिलायबल और सफिशिएंट है कि नहीं फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना। ऑडिटर डज सो, ऑडिटर कैसे करता है ये काम? बाय मेकिंग अ स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड बाय अप्लाइंग डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स। तो सर ऑडिटर कैसे चेक करेगा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल और सफिशिएंट है कि नहीं है? चेक करेगा अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। भाई अगर ये सब चीज़ें अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली तुम्हारी इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स जो है वो भी रिलायबल और सफिशिएंट होंगे, है ना। और भी दुनिया भर के ऑडिट टेस्ट लगाएगा। तो सिंपल शब्दों में इसके अंदर क्या लिखना है बताओ, क्या लिखना है? बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल और सफिशिएंट बेसिस प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट होगी तो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे बन पाएंगे, सही बन पाएंगे और रिलायबल होंगे। ठीक है। फिर है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इस पर क्वेश्चन आता है, तो मैंने बहुत अच्छे से यहां पर लिख दिया है इजी करके। ये नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, जो अपना ड्राइव का लिंक है उसमें ये सारे नोट्स में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या लिखा है सर? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर को ये भी चेक करना है, ऑडिट के स्कोप में ये भी आता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया गया या फिर नहीं दिया गया। डन। तो इसके अंदर हमें क्या क्या बताना है? देखो मोटा मोटी तो हमको समझ में आ रहा है कि ऑडिटर को चेक करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके नोट्स जो अकाउंट में जो डिस्क्लोजर्स आप देते हो वो प्रॉपरली दो, एज पर स्टैट्यूटरी या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारे डिस्क्लोजर आपको देना चाहिए। अब अंदर इसमें कुछ और छोटी छोटी बहुत सारी बातें लिखी है, देखते क्या लिखा है। ऑडिटर शुड एंश्योर whether relevant information is properly disclosed in the financial statement as per statutory requirement। Clear है? It is done by ensuring that financial statement properly summarize transaction and event recorded in the books of account and by considering the judgment made by the management in preparation of financial statement। अब देखो पहले तो एकदम जनरल लाइन बोल दी कि ऑडिटर को ये चेक करना है कि जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की है एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है। जैसे AS 18 में बताया कि रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन को कैसे डिस्क्लोज करना है, तो जैसे बोला है वैसे डिस्क्लोज करा कि नहीं करा, ये आपको बेसिकली करना है। मेन तो यही है। फिर उन्होंने बोला अब थोड़ा इधर उधर की बातें हैं, आंसर को बढ़ाया गया है, तो बोलिए कैसे करा जाएगा? इट इज़ डन बाय इंश्योरिंग दैट कि जो भी ट्रांजेक्शन या इवेंट साल भर में होते हैं, आप बताओ बेटा जो भी इवेंट या ट्रांजैक्शन साल भर में होते हैं वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं।
उन्हीं की समरी ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? साल भर जो इतनी सारी किताबें बनाते हो ना, उनका छोटा सा समराइज वर्जन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कितने बढ़िया तरीके से आपने सारी इवेंट और ट्रांजैक्शन को समराइज करा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। क्योंकि जितना अच्छा समराइज करा होगा, मतलब समराइज करा मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो कैसे बनाए तुमने? साल भर की इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे तरीके से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर पाए कि हर बात लोगों को जो जरूरी है वो पता चले, ऐसा कुछ है ना। और स्पेशली ऑडिटर ये देखता है कि जो भी मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाए हैं उनको भी ऑडिटर कंसिडर करता है। क्योंकि यार देखो, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बनती है जहां पर मैनेजमेंट जजमेंट लगाता है, अपने अंदाज से चीज़ों को बनाता है, तो उस पर इनका मेन फोकस गया है। बताओ क्यों गया? कोई बता सकता है? बात तो चल रही थी प्रॉपर डिस्क्लोजर की, जजमेंट कहाँ से आ गया बीच में? जजमेंट इसलिए आया यारो, क्योंकि आप ऐसा समझो कि कई जगह पर जो डिस्क्लोजर देना है वो किस तरह के तरीके से देना है या नहीं देना है, या डिस्क्लोजर में क्या देना है, ये मैनेजमेंट के जजमेंट पर डिपेंड करता है। आप बताओ, कोई सिचुएशन में प्रोविजन बनाना है या कंटेंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना है, ये डिसाइड तो मैनेजमेंट अपने जजमेंट से ही कर रहा है। तो इसका मतलब जजमेंट पर यहां पर इसलिए एकदम से फोकस हो गया है क्योंकि ऑडिटर को पता है कि सबसे ज्यादा गलतियां कौन सी चीजों को डिस्क्लोज करने में होंगी, जहां पर मैनेजमेंट ने जजमेंट यूज करा होगा। जहां जितना ज्यादा जजमेंट मैनेजमेंट ने लगाया होगा, वहां उतनी ज्यादा रिस्क होती है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की। इसलिए जजमेंट वर्ड आया। इतनी बात इसलिए कर रहा हूं कि एग्जाम में आ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे, मतलब आपको बस इतना पहला पॉइंट ही याद रह जाएगा, है ना, इसलिए इतनी बातें कर रहा हूं। ठीक है सर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जो मैनेजमेंट है वो कई जगह पर जजमेंट का यूज करता है, तो उन सब जजमेंट को चेक करता है ऑडिटर। कब? जब वो ये देखता है कि क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को एज पर स्टेट और रिक्वायरमेंट डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं किया गया। तो हम जजमेंट चेक करेंगे, क्योंकि तुमने जजमेंट से ही तो डिसाइड करा है कि कंटेंजेंट लायबिलिटी दिखाना है कि प्रोविजन बनाना है, कंटेंजेंट लायबिलिटी में कितना अमाउंट लेना है, कैसे दिखाना है, कहां दिखाना है। ठीक है ना, तो ये सब हम चेक करेंगे। फिर एग्जाम्पल्स लिख देना। ठीक है, कई बार ऑडिट में होता है कि आपको आंसर पता होता है, समझ में नहीं आता और क्या लिखें, क्योंकि बात तो यहीं खत्म हो गई थी पहली पॉइंट में, है ना, फिर भी हमें चीज़ों को और खींचना है, तो ऐसे बताते हैं। एग्जाम्पल में हम बता देंगे कि मैनेजमेंट जजमेंट का यूज़ करता है। तो देखो, जैसे ही जजमेंट वर्ड आएगा तो जजमेंट के दो एग्जाम्पल दे देंगे कि मैनेजमेंट जजमेंट वर्ड यूज़ करता है कहाँ पर? अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करने में, सेलेक्ट करने में। जैसे कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सी लगाना है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए कौन सी मेथड लगानी है, फीफो की वेटेड एवरेज जो भी है ना। फिर ऑडिटर एवेल्युएट्स वेदर द सिलेक्शन, ध्यान देना अब, है ना, ऑडिटर ये भी एवेल्युएट करता है कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर है कि नहीं है, और जो चूज करी है पॉलिसी उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे अप्लाई करा है कि नहीं करा, हर बार वही पॉलिसी लगाई है कि नहीं लगाई। हमेशा ध्यान रखो, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए और उसका जो एप्लीकेशन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ उसको अप्लाई करना चाहिए। क्या ये क्लियर है? इतनी सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी। फिर है सर, क्या ऑडिट में इंक्लूड नहीं होता? क्या ऑडिट में इंक्लूड नहीं होता है? तो सर, पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना ये तो भाई मैनेजमेंट का काम है ना, तो ऑडिट में कहां से आ जाएगा? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरए। ऑडिटर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, वो तो ऑडिट करने जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, है ना। ठीक है, तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर ड्यूटीज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, ऐसे काम जो ऑडिटर की कॉम्पिटेंस से बाहर है, जो ऑडिटर जिनमें एक्सपर्ट ही नहीं है। जैसे कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। भाई डॉक्यूमेंट असली है कि नकली, ऑडिटर इसका एक्सपर्ट नहीं है, उसके एक्सपर्ट अलग होते हैं। तो ये तो क्या हो गई, ये तो ऐसी ड्यूटी हो गई जो आउटसाइड दी कॉम्पिटेंस, ऑडिटर की क्षमता के ही बाहर है, तो ये ऑडिट में नहीं आता। इनके लिए ऑडिटर अलग से एक्सपर्ट हायर करके इनको चेक करवाता है अगर उसको ज्यादा ही कुछ लगता है तो। ठीक है, फिर फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट लाइक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, किसी मशीनरी की, किसी एसेट की क्या कंडीशन है, क्या वैल्यू होगी, स्पेसिफिकली ऑडिटर नहीं बता सकता है। ज्वेलरी का क्या वैल्यू होगा, कोई एसेट है उसकी लाइफ क्या होगी, ये सब थोड़ी बताता है ऑडिटर, है ना। ये लिखा भी है, डिटरमाइनिंग लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग, बिल्डिंग की लाइफ क्या होगी उसको कैसे पता होगा यार, इसका एक्सपर्ट थोड़ी ऑडिटर, है ना। तो ड्यूटीज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, है ना। मतलब कल के दिन कोई ये बोल सकता है क्या कि मान लो पूरा ऑडिट हो गया, बाद में पता चला कि एक डॉक्यूमेंट
जाली था और ऑडिटर ने उसी के आधार पर एंट्री चेक करी थी कि यार बिल है 50,000 का और एंट्री भी 50,000 की है, बाद में पता चला कि वो बिल झूठा था, क्या ऑडिटर को आप गलत ठहरा सकते हो? हम कहेंगे नहीं, ये उसके स्कोप में ही नहीं आता है भाई, उसने अपने एक लेवल तक चेकिंग करी होगी, बाकी वो एक्सपर्ट थोड़ी ये बताने का कि ये एकदम असली है कि नकली है ना। फाइनली इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट में इन्वेस्टिगेशन नहीं आता है, हमें दीवारें फोड़ने का अधिकार नहीं है, हमें हर चीज़ को ज़बरदस्ती निकालने का, इन्फॉर्मेशन को निकालने का अधिकार नहीं है, हमारे पास लीगल राइट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना। ठीक है सर, तो इन्वेस्टिगेशन ऑडिट के अंदर नहीं आता। 3 चीज़ें नहीं आती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना ऑडिटर के स्कोप में नहीं आता है क्योंकि ये तो मैनेजमेंट का काम है। दूसरा, ड्यूटीज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, और तीसरा इन्वेस्टिगेशन, राइट। सर ये ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है सर? देखो सुन लेते हैं। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपन ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। मतलब जनरल ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, इतना जनरल ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है आपको अकाउंट्स का विद अ स्पेशल पर्पस, वहाँ पर्पस स्पेशल होता है। किसी सीए को किसी ने बुलाया कि यार हमारे परचेज डिपार्टमेंट में फ्रॉड हुआ है, आप देखकर बता दो कि कहाँ फ्रॉड हुआ है, ये ऑडिट नहीं है बेटा, इसमें तो केवल परचेज ही आप चेक कर रहे हो, वो भी स्पेसिफिक पर्पस से चेक कर रहे हो, तो ये ऑडिट नहीं है। ऑडिट का पर्पस जनरल होता है, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने आता है, ना कि किसी स्पेसिफिक जगह पे फ्रॉड है कि नहीं ये चेक करने आता है। ऑडिट नॉर्मली साल भर के अकाउंट्स का होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट का होता है। इन्वेस्टिगेशन तो क्या है, आज शुरू होकर अगर कल पर्पस पूरा हो जाए तो कल ही खत्म हो जाएगी, जब तक पर्पस पूरा नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, ऐसा। फिर आप देख लो, ऑडिटर को नॉर्मली ओनर्स या शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर को तो कोई भी अपॉइंट कर सकता है भाई। गवर्नमेंट को कभी डाउट हो, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर दिया, कभी किसी कोर्ट ने कर दिया, ट्रिब्यूनल ने कर दिया, मान लो कोई भी कर सकता है ना, वो तो जरूरी थोड़ी ऑनर्स ही करे। मैनेजमेंट को इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर सकता है अगर उसको लगता है कि कहीं उसके किसी डिपार्टमेंट में फ्रॉड हुआ है ना। एग्जाम्पल में देखो यहाँ लिखा भी है इन्वेस्टिगेशन में, ये इस पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस पर केस स्टडी बन जाएगी, समझ रहे हो आप। ये देखो, इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड द सीए इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अपॉन टू चेक वेदर द फ्रॉड रियली एग्जिस्ट इन अकाउंट्स, मतलब कहीं पर फ्रॉड का डाउट है, यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, अब उसकी पूरी जानकारी कि फ्रॉड है कि नहीं है तो किसने करा है, कितने अमाउंट का लॉस हुआ है, ये सब जानने के लिए अगर किसी सीए को अपॉइंट किया जाता है तो ये इन्वेस्टिगेशन है, ना कि ऑडिट है। ठीक है, ऑडिट का स्कोप वाइडर होता है, इसका स्कोप नैरो होता है इन्वेस्टिगेशन का, इसमें उतना ही चेक करना है जिस पर्पस के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलो सब बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एक सिंपल से पॉइंट की, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर। क्या क्वेश्चन है यार, जनरली बाय ऑनर्स, ऑनर्स अपॉइंट करते हैं एक ऑडिटर के लिए, कभी कभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी कर सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी में सीएनडीजी अपॉइंट करता है। ठीक है, कंपनीज, नॉर्मल कंपनीज के केस में शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं टीजीएम, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपॉइंट कर देंगे, प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर अपॉइंट कर देगा, है ना, बहुत ही बेसिक बात थी। फिर ऑडिट की रिपोर्ट कहाँ जाती है, तो सर आउटकम ऑफ ऑडिट रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म में होता है, और ऐसी रिपोर्ट जनरली किसको जाती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। नॉर्मली रिपोर्ट किसको बनती है, जिसने ऑडिटर को अपॉइंट करा होता है। आप देखो, अगर सीएनडीजी ने ऑडिटर को अपॉइंट करा होता है तो रिपोर्ट सीएनडीजी के पास जाती है ना, ये नॉर्मल है ना। ठीक है सर, अगली हेडिंग है एंगेजमेंट लेटर। क्या होता है, वैसे तो हम ये 210 में पढ़ा है हमने या पढ़ेंगे, पर इसका मतलब होता है फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट अंडर विच ऑडिटर एग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज। ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में ऑडिट स्टार्ट होने से पहले एक फॉर्मल अग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में ऑडिटर लिखता है कि किन टर्म्स और कंडीशन पे मैं ऑडिट करने को तैयार हूं, और फिर क्लाइंट के साइन करवाता है। तो क्लाइंट से बोलता है कि सुनो, ये एग्रीमेंट में जो जो लिखा है ना, वैसे अगर ऑडिट करवाने को तैयार हो तो ही मैं आपका ऑडिटर बनूंगा, नहीं तो मैं आपका ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। तो एक तरीके से एक एग्रीमेंट है, एक टर्म्स एंड कंडीशन का कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई इस हिसाब से ही मैं ऑडिट कर पाऊंगा, करवाना हो तो साइन करके दे दो, नहीं तो नहीं करूंगा मैं ऑडिट, है ना, ऐसा। इसके बारे में 210 में अपन बात करेंगे डिटेल में, राइट। फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है सर, कोई भी असाइनमेंट, कोई भी एंगेजमेंट जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर ऑडिटर एश्योरेंस की सर्विस देता है, आश्वासन देने की सर्विस देता है, तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। ठीक है, तो एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर मतलब जो सीए ऑफिस रन कर रहा है, सीए प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अपन प्रैक्टिशनर बोल देते हैं। ठीक है, तो एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर इवेल्युएट अ सब्जेक्ट मैटर। प्रैक्टिशनर क्या करता है, सब्जेक्ट मैटर को, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है
और उसके ऊपर क्या एक्सप्रेस करता है, अपनी ओपिनियन या कंक्लूजन देता है। क्यों? टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो जब भी ऑडिटर एश्योरेंस की सर्विस देता है तो इससे क्या होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर मैं बोल दूं कि मैं आश्वासन देता हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ऑडिट नहीं हुआ होता तो शायद आप अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर उतना रिलाई ना करते। ठीक है ना, तो ये होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसके अंदर हम एश्योरेंस की सर्विसेज देते हैं टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। ठीक है, और देखो सिंपल शब्दों में, एन एंगेजमेंट वेयर अ प्रैक्टिशनर प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन सब्जेक्ट मैटर। किसी सब्जेक्ट मैटर को चेक करके जब आप उस पर आश्वासन देते हो, एश्योरेंस देते हो, तो उसको एश्योरेंस एंगेजमेंट बोलते हैं। इसके 5 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 5। 3 पार्टीज होती हैं। कितनी पार्टीज होती हैं? 3। एक सब्जेक्ट मैटर होता है, एक सूटेबल क्राइटेरिया होता है जिसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन को चेक किया जाता है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन किए जाते हैं, और अ रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। ये 5 चीजें होती हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसका समरी मैंने कहीं बनाया होगा। चलो अपन जनरल बात कर लेते हैं। ऐसा समझ लो, आप पहले 2 मिनट इतनी सी बात सुन लो, आपको क्लियर हो जाएगा। यार, एक मैनेजमेंट, एक कंपनी का मैनेजमेंट है, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर लाता है। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो देखो कौन कौन हो गया। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जैसे अपन कहेंगे सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, उन्हीं को चेक करना है अपन को। फिर उनको चेक करने का काम मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ मैं। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिशनर हो गया या एश्योरेंस प्रोवाइडर हो गया। ठीक है, फिर जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, मैनेजमेंट ने बनाया ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो गई एक तरीके से। ठीक है, अब जब मैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करूंगा तो किसी ना किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट करूंगा ना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो कहीं से तो मैच करूंगा ना कि ऐसा है कि नहीं। तो जैसे कि एएस हैं आपके, इंडियस हैं, शेड्यूल 3, उससे टैली करूंगा कि जैसे होना चाहिए वैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, इसके बाद फिर जब मैं चीज़ों को चेक करूंगा तो मैं एविडेंस भी इकट्ठे करूंगा ना। बिना एविडेंस के कोई ओपिनियन दे सकता हूँ, कोई एश्योरेंस दे सकता हूँ? यार, बिना सबूतों के किसी को आश्वासन क्यों देना? तो मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठे करने होंगे, उसके बाद ही मैं आश्वासन दे सकता हूँ, एश्योरेंस दे सकता हूँ। और फिर फाइनली मैं वो एश्योरेंस रिपोर्ट बना के दे दूंगा। ठीक है, तो इतनी सब बातें आपको समझ में आई हो क्या रहा है? ठीक है, तो ऐसे समझ लो आप। यहाँ पर मैंने शायद इसका डायग्राम मैंने बनाया था। ये रहा। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। उसको किसने बनाया है? मैनेजमेंट ने। उसे बोलते रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है, फिर इस सब्जेक्ट मैटर पर एश्योरेंस कौन देगा? प्रैक्टिशनर, मैं एश्योरेंस दूंगा। फिर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब मैं चेक करूंगा तो मैं किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करूंगा, जैसे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के हिसाब से है क्या, इंडियस के हिसाब से है क्या, शेड्यूल 3 के हिसाब से है क्या। ठीक है, ये सब मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ? इंटेंडेड यूजर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के बिहाफ में मुझे भेजा गया है। फिर ये एश्योरेंस जब मैं दूंगा तो रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट बनाई जाएगी, और रिपोर्ट बनाने के पहले ध्यान रखो, मुझे अच्छे लेवल के सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। उन सबूतों के आधार पर ही रिपोर्ट बन पाएगी ना, कि हवा में बोल दूंगा कि सब कुछ सही है ना। अब देखो, अब इसको एक बार अपन रीड कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखो क्या लिखा है। ये रहा पहला एलिमेंट। 3 पार्टीज होती है। कौन कौन सी? एक प्रैक्टिशनर होता है। प्रैक्टिशनर वो होता है जो एश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो कि नॉर्मली मैनेजमेंट होगा, मतलब पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग सब्जेक्ट मैटर। और एक होता है इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है, पर्सन्स फॉर होम एश्योरेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, जिन लोगों के लिए एश्योरेंस रिपोर्ट बनाई जाती है वो होते हैं इंटेंडेड यूजर्स, जैसे कि शेयर होल्डर्स। यहाँ पर कुछ और भी बातें लिखी हैं कि जो प्रैक्टिशनर नाम की टर्म होती है वो ब्रॉडर होती है देन ऑडिटर। समझो यार, अगर मैं सीए हूँ और मैं ऑफिस रन कर रहा हूँ, जॉब नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस चला रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिशनर हो गया। अब ऑडिटर का काम तो केवल ऑडिट करना होता है, तो प्रैक्टिशनर शब्द बड़ा है, उसके अंदर ऑडिटर भी आ जाता है। मैं प्रैक्टिशनर हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मैं अगर किसी का ऑडिट करूंगा तो मैं ऑडिटर कहलाऊंगा, किसी का रिव्यू करूंगा तो मैं रिव्यूअर कहलाऊंगा। समझ रहे हो? तो मैं क्या कर रहा हूँ उससे मेरा नाम बदल जाएगा, पर प्रैक्टिशनर तो मैं हुई ना। ऐसा तो प्रैक्टिशनर एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर ऑडिटर भी आ जाता है ना। तो लिखा भी है, ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिट तो केवल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का होता है, लेकिन जो प्रैक्टिशनर होता है वो तो एश्योरेंस ऐसी इन्फॉर्मेशन पे भी प्रोवाइड कर सकता है जो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अरे भाई, ऑडिट तो केवल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का होता है ना, लेकिन मैं एश्योरेंस तो फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन पे भी दे सकता हूँ।
मैं तो अदर रिलेटेड सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर कोई रिलेटेड सर्विस के अलावा, इसके अलावा कोई और सर्विस, जैसे कि आप बोल दो कि चाहे अकाउंट्स बनाना हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हो, चाहे आपको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर देना हो, कुछ भी करना हो, तो मैं तो बहुत सारी सर्विस देता हूँ। तो प्रैक्टिशनर तो मैं हूँ ही, ऑडिटर केवल तब हूँ जब मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट कर रहा हूँ, राइट। डन। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिव्यू भी आप कर रहे हो तो आप ऑडिटर थोड़ी हो, समझ रहे हो, ऐसा। डन। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया, 3 पार्टीज। कौन कौन सी, प्रैक्टिशनर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसने सब्जेक्ट मैटर को बनाया है, और तीसरा इंटेंडेड यूजर जिनके लिए मैं अपॉइंट किया गया हूं और जिनके लिए मैं अपनी एश्योरेंस रिपोर्ट सबमिट करूंगा एक तरीके से, है ना। फिर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन जिसको एग्जामिन किया जाना है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सूटेबल क्राइटेरिया मतलब बेंचमार्क यूज्ड टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर को चेक करने के लिए जिन बेंचमार्क के अगेंस्ट हम चेक करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर ऐसा है क्या, जैसे आपकी आंसर कॉपी होती है ना सजेस्टेड आंसर से चेक, ऐसी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ये एएस के हिसाब से हैं, अदर लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से हैं क्या, शेड्यूल 3 के हिसाब से हैं क्या, ऐसा। फिर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ही ऑब्टेन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही एश्योरेंस देना। ऐसे छोटे मोटे रद्दी फद्दी एविडेंस के आधार पे मत दे देना एश्योरेंस, है ना। तो प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस ओपिनियन ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स में सफिशिएंट होना चाहिए, क्वांटिटी वाइज एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट मतलब अच्छी क्वालिटी का एविडेंस हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है। फिर लास्ट एलिमेंट क्या होता है, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। तो भाई आउटकम ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। जो भी हम एश्योरेंस की सर्विस देते हैं तो उसका जो फाइनल आउटकम होता है वो रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट के फॉर्म में होता है। भाई हम फ़ोन पर थोड़ी बताते हैं कि फ़ोन पर एश्योरेंस देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट बनाते हैं, है ना। उसके अंदर कंक्लूजन लिखा होता है रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट मैटर, कि सब्जेक्ट मैटर को देखकर हमें क्या लगा, वो सारी बातें हम एश्योरेंस रिपोर्ट में लिखते हैं। जैसे अगर ऑडिट आपने करा है तो ऑडिट रिपोर्ट बन जाएगी, रिव्यू करा है तो रिव्यू रिपोर्ट बन जाएगी, ऐसा। बोलो यारो, याद रखने के लिए मैंने क्या बोला है, 5 एलिमेंट अगर दिमाग में रखना चाहते हो तो ध्यान से सुनना। 3 पार्टीज होगी, ठीक है, 3 पार्टीज के बीच का कनेक्शन है ये पूरा मैटर जो भी हो रहा है। किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, कोई उसको चेक कर रहा है, कोई किसी और के लिए चेक कर रहा है, शेयर होल्डर्स के लिए चेक कर रहे हैं ना अपन, ऐसा। फिर ये तीनों मिलते हैं किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर, किसी ने सब्जेक्ट मैटर को बनाया है, किसी को चेक करना है उसको, है ना, ठीक है। इस सब्जेक्ट मैटर को सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करा जाता है। सब्जेक्ट मैटर सूटेबल क्राइटेरिया के हिसाब से है कि नहीं, AS&AS के हिसाब से है कि नहीं है। फिर जो भी हम चेकिंग करेंगे उसके लिए हम एक सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, है ना। तो जब आप सब्जेक्ट मैटर को चेक करेंगे कि वो सूटेबल क्राइटेरिया के हिसाब से है कि नहीं, तो उस चेकिंग के दौरान हर चीज़ के मैं सबूत इकट्ठे करते चला जाऊंगा और फाइनली रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट बना दूंगा। याद रहेगा, यस सर। अब बढ़ते हैं हम आगे, और आगे हमारा क्या है सर, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, राइट। तो यदि अपन बात करें टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट की, तो एक तो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, इसके अलावा आपका लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, और एक और एंगेजमेंट होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो 3 टाइप के एश्योरेंस दिख रहे हैं, रीजनेबल, लिमिटेड और एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही होते हैं। तो जो तीसरा एश्योरेंस है वो इसके अलावा किसी और इंफॉर्मेशन पर होगा। इसका मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन बचती है, या तो आप फ्यूचर की इंफॉर्मेशन पर, मतलब प्रोजेक्टेड या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एश्योरेंस दोगे तो यहाँ आ जाएगा, या फिर कभी कोई बोल दे कि यार इंटरनल कंट्रोल के ऊपर एश्योरेंस दे दो कि वो हमारी इंटरनल कंट्रोल कैसे है, तो इस टाइप के एश्योरेंस यहाँ पर कवर हो जाते हैं ना। देख लेते हैं सर, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सर रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल का मतलब ही हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं, ध्यान रखना केवल लोअर लेवल मत लिख देना, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। अगर केवल लोअर लेवल लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत कम एश्योरेंस देते हैं, तो हम बोलेंगे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं लेकिन एज कंपेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो रीजनेबल में बहुत हाई लेवल का, इसमें उससे थोड़ा कम लेवल का एश्योरेंस है ना।
फिर रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में ध्यान रखिए, हम बहुत सारी ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, बहुत सारी नंबर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, डिटेल में जाते हैं। तो इट परफॉर्म्स एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, यहां पर क्या लिखा, इट परफॉर्म्स फ्यूअर प्रोसीजर्स, यहां पर कम प्रोसीजर्स लगाते हैं। जैसे नॉर्मली मैं बोलूं तो यहां पर 7 ऑडिट प्रोसीजर होती है, ICAIORR। ठीक है, अपन बात करेंगे आगे चल के, अभी मैं बस बोल रहा हूँ 7 प्रोसीजर होती है, जैसे कि इंक्वायरी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन है, रिकैलकुलेशन है, रीपरफॉर्मेंस है, ये सब यहाँ अप्लाई होती हैं। कहाँ पर? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब होता है ऑडिट करना, है ना, और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब होता है रिव्यू करना। उसमें नॉर्मली केवल इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से ही काम चल जाता है, नॉर्मली यही दो लगाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है फ्यूअर ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार, वो एक्चुअली प्रोसीजर बोलना चाहिए, ऑडिट बोलूंगा तो फिर वो तो रिव्यू में ऑडिट कहाँ से आ गया, ऐसा है ना। सो इट परफॉर्म्स फ्यूअर प्रोसीजर्स एज कंपेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। फिर क्या लिखा है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में लिखा है इट ड्रॉज रीजनेबल कंक्लूजन्स। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर हम रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करूं टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है इट इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, मतलब यहां पर भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है, लेकिन टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में लिमिटेड कंक्लूजन देना है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में रीजनेबल कंक्लूजन निकालना है, लेकिन दोनों ही केस में आपको सबूत तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ही ऑब्टेन करने पड़ेंगे। फाइनली एग्जाम्पल की बात करें तो सर रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जाम्पल क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट, और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जाम्पल है रिव्यू एंगेजमेंट। इसका मतलब एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि ऑडिट और रिव्यू में क्या डिफरेंस है, तो भी पूरा यही लिखना है, क्योंकि ये जो है ये ऑडिट है, ये है रिव्यू, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। आपने देखा होगा नॉर्मली, देखो ऑडिट होता है पूरे साल भर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो रिव्यू होता है ना, नॉर्मली जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, उनको अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, तो अब उनका हर क्वार्टर में ऑडिट तो हो नहीं सकता है, तो उनका रिव्यू करवाया जाता है। तो रिव्यू में अब भाई हर क्वार्टर में होना है, तो 4 बार होना है, तो वो क्या करते हैं कि उतनी ऑडिट मतलब उतनी सारी प्रोसीजर नहीं लगाते जितने की ऑडिट में लगाते, उतने एफर्ट नहीं डालते जितने की ऑडिट में डालते हैं, ऐसा। ठीक है, अब आते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेटिंग टू मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम उस एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, मतलब ना तो ऑडिट ना ही रिव्यू। ऑडिट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है, रिव्यू भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। अब हम उसके अलावा बात करने वाले हैं, मतलब प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन के ऊपर एश्योरेंस भी ऑडिटर सीए दे सकता है या प्रैक्टिशनर दे सकता है। क्या लिखा है, सच एश्योरेंस में रिलेट टू, मतलब इसमें 2 चीजें कवर हो सकती है नॉर्मली, एक तो एश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब इंटरनल कंट्रोल तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसके ऊपर एश्योरेंस दे रहे हो तो वो भी यहीं आ जाएगा, है ना। अब देखो सर क्या लिखा है, प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस टू एंश्योर। अगर कोई प्रैक्टिशनर प्रोस्पेक्टिव या प्रोजेक्टेड मतलब फ्यूचर की इंफॉर्मेशन पे एश्योरेंस दे रहा है, तो भी वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, क्या इंश्योर करने के लिए। अब सुनो, ये मेन है, ये एग्जाम में आया नहीं है पर इसकी संभावना बहुत ज्यादा है ना। ए कैटेगरी बोल रहा हूं इसको, देखो A+ लिखा है, क्या लिखा है सर, वेदर द प्रोस्पेक्टिव या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस। क्या प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन को एजम्पशंस के बेस पे बनाया है। भाई कोई भी फ्यूचर की इंफॉर्मेशन, तुम कोई भी फ्यूचर का डेटा बनाकर सीए के सामने रख रहे हो, तो वो डेटा किसी ना किसी एजम्पशन पे तो आधारित होना चाहिए कि हवा में बोल दिया अगले साल 500 करोड़ की सेल होगी, तो भाई कैसे, कुछ तो उसके पीछे एजम्पशन रही होगी। तो पहली बात, क्या जो इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी गई है क्या वो एजम्पशन पर बेस्ड है कि नहीं, एक तो ये चेक करना है, या इंश्योर करना है। दूसरा, क्या वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रेजेंटेड है। भाई आज आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कोई बनाते हैं तो उसको भी प्रॉपरली प्रेजेंट करा जाता है ना। तो अगर आप कोई प्रोजेक्टेड मतलब फ्यूचर की कोई इन्फॉर्मेशन बना रहे हो
प्रोजेक्टेड डेटा बना रहे हो तो उसको भी प्रॉपरली प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, तो हम वो भी देखेंगे कि क्या प्रॉपरली प्रेजेंटेड है डेटा। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो भी एजम्पशन तुमने यूज करी है प्रोजेक्टेड डेटा को बनाने में, फ्यूचर के डेटा को बनाने में, तो क्या जितनी भी मटेरियल इंपॉर्टेंट एजम्पशन है क्या वो सब आपने एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी करी है कि नहीं करी है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या जो एजम्पशन मैनेजमेंट ने लगाई है क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कुछ भी एजम्पशन में कुछ भी लिख रहे हैं, अगले साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स 100 गुना हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है यार, ये कोई रीजनेबल एजम्पशन थोड़ी हुई है ना। तो ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि एजम्पशन रीजनेबल है या नहीं है। देखना क्या क्या चेक करना है। पहली बात, क्या इनका प्रोजेक्टेड डेटा बेस्ड ऑन एजम्पशन है या नहीं है। दूसरी बात, क्या वो सारी की सारी एजम्पशन एडिक्वेटली डिस्क्लोज की गई हैं, कहीं कोई जो भी एजम्पशन उन्होंने यूज करी है वो रीजनेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो तीनों बातें एजम्पशन की हैं, क्या एजम्पशन पर बेस्ड है डेटा कि नहीं है, क्या जितनी भी मटेरियल एजम्पशन है वो डिस्क्लोज करी है या नहीं करी है, कहीं कोई एजम्पशन अनरीजनेबल तो नहीं है। इसके अलावा क्या डेटा को प्रॉपरली प्रेजेंट करा है या नहीं करा है। फिर ध्यान देने वाली बात, प्रोजेक्टेड या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट। हाँ सर, जो प्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है सर, तो नॉर्मली क्या होता है, जो एविडेंस आप कलेक्ट करते हो उन एजम्पशंस को चेक करने के लिए कि जो फ्यूचर इवेंट है, अरे भाई फ्यूचर का जो डेटा बनाओगे वो एजम्पशन पर बेस्ड होता है, तो वो एजम्पशन को तुम चेक करते हो। तो एजम्पशन को चेक करने के लिए जो तुम एविडेंस इकट्ठे करोगे ना, नॉर्मली वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड ही होते हैं। ठीक है, तो पीएफआई रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट। ठीक है, एविडेंस इज अवेलेबल टू सपोर्ट द एजम्पशन आर जनरली फ्यूचर ओरिएंटेड। तो जब आप फ्यूचर की किसी इंफॉर्मेशन को चेक करते हो तो एविडेंस भी नॉर्मली फ्यूचर ओरिएंटेड ही होते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर पीएफआई विल एक्चुअली बी अचीव्ड और नॉट। मान लो कोई एंटिटी ने अपने आने वाले 5 सालों का डेटा बनाकर प्रैक्टिशनर के सामने रख दिया, अब बताओ क्या मैं उसको बहुत अच्छे लेवल का एश्योरेंस दे सकता हूं कि 5 सालों में तुमने जो सोचा है वो हो ही जाएगा। यार मैं फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन पर कैसे बोल दूं कि ये जो तुम सोच रहे हो वो अचीव हो ही जाएगा। उन्होंने बोला अगले साल हमारी सेल डबल होगी, फिर 50% और बढ़ेगी, फिर इतना बढ़ेगी उतनी बढ़ेगी, तो क्या मैं इस पर बहुत अच्छे लेवल का एश्योरेंस दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ मैं। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो एविडेंस मैंने कलेक्ट करे वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड ही होते हैं। तो इस वजह से एक जो प्रैक्टिशनर है, मैंने ऑडिटर लिखा है, प्रैक्टिशनर लिखना चाहिए वहां पर, केवल मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस ही दे सकता है इस टाइप के एंगेजमेंट में। एमसीक्यू बन सकता है कि अगर प्रोजेक्टेड या फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन पर कोई प्रैक्टिशनर एश्योरेंस दे रहा है तो किस लेवल का एश्योरेंस देता है? मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस देता है। और पूछेगा क्यों? क्योंकि सर मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि प्रोजेक्टेड डेटा फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड होता है, और जो भी एविडेंस हम एजम्पशंस को चेक करने के लिए ऑब्टेन करते हैं वो सब भी नॉर्मली फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। तो हर चीज़ अगर फ्यूचर ओरिएंटेड होगी तो भाई मैं बहुत अच्छे लेवल का एश्योरेंस तो ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत अच्छे लेवल का एश्योरेंस तो नहीं दे पाऊंगा कि जो भी तुम सोच रहे हो वो अचीव होगा या नहीं होगा। तो मैं केवल मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस ही दे पाऊंगा। ठीक है यारो, ओके। फिर चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे, और ये तो ठीक है, एग्जाम्पल अपन सारे बात कर चुके हैं। फिर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? पास्ट की इन्फॉर्मेशन। तो ये तो जनरल बातें हैं ना। फिर क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर बहुत ही सिंपल है भाई, 2 टाइप की क्वालिटीज होंगी, एक तो पर्सनल क्वालिटीज होना चाहिए एक ऑडिटर में, एक टेक्निकल क्वालिटीज होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिटीज मतलब आपने प्रॉपरली ट्रेनिंग करी हो, मतलब आपने आर्टिकल से प्रॉपर करी है, आपने प्रॉपर चीज़ों को मतलब नॉलेज लिया है, तो पूरा सीए कोर्स करते हो आप उसके लिए, तो प्रॉपर एजुकेशन आपने लिया है। फिर आपको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का प्रॉपर ज्ञान हो, तो ये टेक्निकल क्वालिटीज़ हैं कि ऑडिट का ज्ञान हो, अकाउंट्स का ज्ञान हो, प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन आपने लिया है। पर्सनल क्वालिटीज़ आप में वो सब होनी चाहिए जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होती है। एक अच्छे बिजनेसमैन में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो एक अच्छे ऑडिटर में भी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक बिजनेसमैन की डेटा को ही चेक करना है। तो अगर आप में वो सब गुण होंगे तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, वो है ना। तो बहुत सिंपल है यार, जनरल। टेक्टफुल होना चाहिए, चतुराई से आप स्मार्टनेस के साथ इन्फॉर्मेशन निकलवा लो। कॉशन, आप थोड़ा अलर्ट रहोगे ऑडिट के दौरान, ऐसा डम बन के मत जाना। फर्मनेस मतलब स्टिक रहना है अपनी बात पर, फर्म रहना है। गुड टेम्पर, वहाँ टेम्पर लूज नहीं करना, तड़ से एक दे दिया कि लो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट रहना है। डिस्क्रिशन मतलब बुद्धि विवेक होना चाहिए। पेशेंस रखना है ना। क्लियर हेडेडनेस मतलब आपको मन में क्लियर होना चाहिए कि आप
आपको क्या चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या आप बोल रहे हो, है ना। एंड रिलायबिलिटी, तो जनरल क्वालिटीज जो एक इंसान में होना चाहिए वो सब यहाँ पर लिख दी उन्होंने, है ना। ही मस्ट हैव द साइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग अ ग्रेट हाइट, ठीक है, मतलब अच्छा होना चाहिए वो कुल मिलाकर, है ना। ये तो कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए। ही मस्ट हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी, ईमानदार तो बहुत ही होना चाहिए वो, प्लस वो इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, तभी वो अच्छा ऑडिट कर पाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अब बात करते हैं एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो भाई टोटल 5 टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं, तो 4 टाइप के एंगेजमेंट स्टैंडर्ड होते हैं और एक क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है, ठीक है। देख लेते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जब आप किसी का ऑडिट करते हो तो ऑडिट करते समय जो स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं वो होते हैं ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अगर आप किसी का रिव्यू करते हो, अगर आप किसी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करते हो तो क्या अप्लाई होते हैं, SRE स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। फिर अगर आप किसी को फ्यूचर इंफॉर्मेशन पे या फिर यूं कहो कि अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर आप एश्योरेंस प्रोवाइड करते हो तो उन पर अप्लाई होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, SAEs, है ना। और फाइनली अगर आप कोई रिलेटेड सर्विस दे रहे हो, किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो, किसी का BRS आप बना रहे हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऐसी कोई सर्विस दे रहे हो तो वो रिलेटेड सर्विस में आ जाता है। तो ICAI का कहना है कि आप ऐसे केस में भी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अपनी सर्विस देंगे और ऐसे केस में जो स्टैंडर्ड लगेंगे वो कहलाएंगे स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, ठीक है। लास्ट है सर स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जो स्टैंडर्ड है अप्लाई होता है फर्म के ऊपर। अब वो फर्म चाहे किसी का ऑडिट कर रही हो, चाहे किसी का रिव्यू कर रही हो, चाहे आप कोई अदर एश्योरेंस दे दो, मतलब अदर एश्योरेंस ऑन मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो भी ये लगना है, और चाहे आप कोई रिलेटेड सर्विस दे दो, हर केस में आप पे क्वालिटी कंट्रोल तो लगना ही है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। सारे स्टैंडर्ड को मिलाकर क्या कहा जाता है, सारे स्टैंडर्ड को कलेक्टिवली मिलाकर कहा गया है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI स्टैंडर्ड इशू करता है, और कलेक्टिवली मतलब मिलाकर नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। ये सारे स्टैंडर्ड को मिलाकर क्या नाम दिया है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। अलग से केवल क्या है, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, है ना। तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड मतलब ये चारों हो गए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट और स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। ये हो गए सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। ये एंगेजमेंट स्पेसिफिक है, ऑडिट करोगे तो ऐसे, रिव्यू करोगे तो SREs। और एक है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड जो अलग है, जो फर्म के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो किसी का ऑडिट करे वो फर्म, चाहे वो रिव्यू करे, चाहे वो कुछ भी करे, तो ये अप्लाई हो जाता है ना। फिर भाई डिटेल डिस्कशन ऑन स्टैंडर्ड, तो ये बहुत कम काम का है, स्टिल अपन एक बार देख लेते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होते हैं सर, ये हाई क्वालिटी बेंचमार्क देते हैं ऑडिटर्स के लिए कि कैसे ऑडिट करना है, ऐसे बेंचमार्क प्रोवाइड करते हैं। ऐसे अप्लाई होते हैं ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के केस में ही, है ना। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कब अप्लाई होंगे, जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर रहे हो, और किसी केस में ऐसे अप्लाई नहीं होते। फिर ये इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में ही अप्लाई होते हैं। इसका मतलब अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, केवल इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में ही ऐसे अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल में ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस को लेकर है, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है, तो ऐसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के बारे में, रिव्यू अपन पढ़ चुके हैं, स्टिल एक बार रीड कर देता हूँ। SREs स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई टू रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कर रहे हैं तो ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर रिव्यू इन्वॉल्व फियर प्रोसीजर्स अपन पढ़ चुके हैं, इसमें कम प्रोसीजर लगाते हैं देन ऑडिट्स, ऑडिट्स में ज़्यादा, ऑडिट में ICAI और सारी ऑडिट प्रोसीजर लगा देते हैं, यहाँ पर कम प्रोसीजर यूज करते हैं। फिर रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, अपन ने पढ़ा था अभी, रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, एंड ऑफर्स लेस एश्योरेंस देन ऑडिट। ऑडिट में ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं, यहाँ पर थोड़ा कम लेवल का एश्योरेंस देते हैं ना, लिमिटेड एश्योरेंस ही देते हैं। फिर इवन दो इट इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, हम मानते हैं कि लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन 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 जो रिव्यूअर होता है, जो रिव्यू कर रहा है प्रैक्टिशनर, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ही इकट्ठी करता है टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन। अपन ने पढ़ा था ना, लिमिटेड एश्योरेंस में लिमिटेड कंक्लूजन देना है, रीजनेबल एश्योरेंस में रीजनेबल कंक्लूजन देना है, लेकिन दोनों में ही सबूत तो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ही होना चाहिए। एग्जाम्पल SRE 2400 और SRE 2410। 2400 का नाम क्या है, एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
बिल्कुल सिंपल नाम है, एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। 2410 का नाम क्या है? रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। फिर आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब प्रोजेक्टेड इन्फॉर्मेशन पर एश्योरेंस, बहुत ही सिंपल पढ़ चुके हैं। अप्लाई टू एश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विथ सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का तो या तो ऑडिट होता है या रिव्यू होता है। अब उसके अलावा क्या बची? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो उस केस में जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं वो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट कहलाते हैं। फिर दीज डू नॉट इन्वॉल्व, इनमें क्या नहीं आता? ऑडिटिंग और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। क्यों आएगा? ठीक है। फिर एग्जाम्पल में क्या लिखा है? एग्जामिनिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जनरल बात है। देखो यार ये सब पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो देखो बुक में है तो एक बार सुन लेना उचित रहता है कि थोड़ा बहुत अगर अपन को कभी पूछा जाए तो अपन को आइडिया रहे, है ना। ये एग्जाम्पल लिखे, ऐसी 3400, ऐसी 3420, ये एग्जाम्पल्स लिखे। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, ये A+ क्वेश्चन है, मुझे लगता है क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, इसलिए ध्यान रखना बेटा, है ना। क्या लिखा है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, these standard apply to engagement where agreed upon procedure are performed on financial information। ध्यान दो, AUP प्रैक्टिशनर रिलेटेड सर्विस के अंदर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर प्रोवाइड करता है या परफॉर्म करता है ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब दो वर्ड इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे, कौन कौन से? एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। आपने हमें अपने डेटर से रिलेटेड जानकारी दी, हमने आपका अकाउंट रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल बना दिया। आपने क्रेडिटर से रिलेटेड जानकारी पर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने को बोला, हमने उसका जो होता है ना ट्रेड पेबल्स एजिंग शेड्यूल बना दिया। आपने बैंक रिलेटेड जानकारी दी, मैंने बैंक रिकंसिलिएशन बना दिया आपका। ऐसे कोई भी प्रोसीजर मैं आपको परफॉर्म करके दे सकता हूं। तो कुल मिलाकर इसके अंदर क्या होता है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। एग्रीड मतलब जो प्रैक्टिशनर और मैनेजमेंट के बीच में एग्री होगा कि यार मैनेजमेंट कहेगा कि सीए साहब आप हमारे लिए ये काम करके दे दो, तो वो जैसा एग्री होगा अपन दोनों के बीच में वैसा मैं आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। सो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना। और ऐसे केस में जो स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके एक सेकेंड, शायद ये बंद हो गया है,